नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाई हो तो ऐसा। जनवरी का महीना था। आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण सभी लोग परेशान थे। जनवरी में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। आज पूरा दिन धूप भी नहीं निकली थी। धूप न निकलने के कारण सभी लोग परेशान थे। सीताराम जी जो गांव के पुराने जमींदार हैं, आंगन में बैठे कुछ सोच रहे हैं। आज उनके मन में अलग ही तरह के विचार चल रहे हैं। वह मन ही मन अपने दोनों बेटों वेदपाल जो उनका बड़ा बेटा है और धर्मपाल जो उनका छोटा बेटा है, उनके भविष्य के विषय में सोचकर परेशान हो रहे हैं। आज सीताराम जी के मन में अपनी स्वर्गवासी पत्नी से संबंधित सभी बातें, घटनाएं उनके मरने से लेकर एक एक करके उनके दिमाग में चल रही हैं कि कैसे उसने अपने दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर कितना संघर्ष किया है। अब वेदपाल का बेटा अमित एवं धर्मपाल का बेटा अंकुर 13 और 15 साल के हो चुके हैं। वह अभी इन्हीं सब विचारों में खोए हुए थे और अपने बच्चों के बारे में यह सब बातें सोच रहे थे। तभी उनकी बड़ी बहू की आवाज से वह सपने से जागे। वह देखते हैं कि उनकी बड़ी बहू नाश्ता लेकर उनके सामने खड़ी है और उसे बड़ी देर से पिताजी पिताजी की आवाज लगा रही थी। सीताराम जी नाश्ता ले लेते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। तभी गांव के कुछ लोग उनकी खैरियत पूछने उनके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण वह घर से बाहर भी नहीं गए थे। घर से बाहर गए हुए उन्हें कई दिन हो गए थे। सीताराम जी अपनी बड़ी बहू को आवाज देते हैं और कहते हैं कि बेटा, चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो। सीताराम जी के पास आए सभी व्यक्ति और सीताराम जी आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही उनकी बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सभी लोग गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं और आपस में बातें भी करते रहते हैं। बातें करते करते उन सभी को रात के 9 बज गए थे और किसी को पता भी नहीं चला। जैसे ही एक बुजुर्ग की नज़र सामने घड़ी पर पड़ी तो वह हैरान रह गए और सीताराम जी से कहने लगे, अच्छा जी, अब हमें चलने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और हमने आपका काफ़ी समय भी ले लिया है। सीताराम जी कहने लगे, कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल किसी के पास इतना समय है ही नहीं जो दे सके, और मेरे लिए इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। सीताराम जी अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब यह एहसास भी होने लगा है कि उनके दिन केवल गिनती के ही बचे हैं। सभी के जाने के बाद सीताराम जी के दोनों बेटे अपने पिताजी के पास आकर बैठ जाते हैं और अपने पिताजी से बातें करने लगते हैं। तभी सीताराम जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, देखो बेटा, मैं जो अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तुम्हारा और मेरा साथ शायद अब आगे तक नहीं चल पाएगा, इसलिए मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक साथ साथ रहे हो, ऐसे ही आगे भी तुम्हारा प्यार बना रहे। तुम दोनों के बीच मैं कभी भी किसी भी बात को लेकर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरी सारी जमा पूंजी का बंटवारा तुम दोनों भाई मेरे सामने ही कर लो। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और अपने पिताजी के पास आकर उनके पैरों को पकड़कर रोने लगे। और रोते हुए बड़ा बेटा वेदपाल कहने लगा, पिताजी, आपने हमें बचपन से लेकर आज तक माँ की कमी कभी होने ही नहीं दी, और आज आप भी हमें छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि पिताजी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे मत बोला करो। अपने दोनों बेटों को गले लगाते हुए सीताराम जी कहने लगे, अरे बेटा, यह तो कुदरत का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। पहले मैं भी यही समझता था कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद पता नहीं मैं अपने बेटों की अच्छी परवरिश कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने जाने के बाद भी मुझे जीने का हौसला दिया है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बेटे बहुत ही समझदार हैं और बहुत होशियार भी हो गए हैं।
इसलिए अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कह सकूंगा कि तुम्हारे दोनों बेटों बहू को मैं हंसता खेलता छोड़ कर आया हूँ। इसलिए बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम दोनों भाई मेरी इस आखिरी इच्छा को पूरा कर दो और सारी संपत्ति को मेरे सामने ही 2 हिस्सों में बांट दो। सीताराम जी के बार बार कहने पर उनके दोनों बेटे कहने लगे, ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा करना सही लगता है तो आप अपनी मर्जी से हम दोनों भाइयों को जो भी कुछ देना चाहें दे सकते हैं और अपने हाथों से दे दीजिए। आप ही बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको जो देंगे हम वह आपका प्रसाद समझकर रख लेंगे। सीताराम जी ने अपने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दी। दोनों बेटों ने भी सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों भाई अपने पिताजी के पास बैठकर अपनी खेती बाड़ी के बारे में बातें करते हैं। दोनों भाई अपने खेत की फसल के बारे में बातें करते हैं। इस प्रकार बातें करते करते काफी रात हो जाती है। सीताराम जी अपने दोनों बेटों को कहने लगे, अरे बेटा, काफी रात हो गई है, अब तुम दोनों सो जाओ। तुम दोनों को सुबह अपने काम पर भी तो जाना है। उसके बाद दोनों बेटे अपने पिताजी के पैरों को छूकर अपने कमरे में चले गए। सुबह को जब उनका बेटा वेदपाल अपने पिताजी के कमरे में आकर उनके पैरों को छूकर अपने काम पर जाने के लिए जाता है तो वेदपाल का ध्यान पड़ता है कि उसके पिताजी तो बेजान से पड़े हुए हैं। सीताराम जी की सांसें रुक चुकी थी और वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए थे। वेदपाल अपने पिताजी की ऐसी स्थिति को देखकर अपने पिताजी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। वेदपाल के रोने की आवाज सुनकर उनका सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और दोनों बेटों को दिलासा देते हैं। सभी लोगों ने मिलकर क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे। सब विधि विधान से क्रियाक्रम किया गया। सीताराम जी के चले जाने के कुछ दिनों बाद उनका छोटा बेटा धर्मपाल और बड़ा बेटा वेदपाल एक साथ मिलकर सभी काम को संभाल लेते हैं। थोड़े दिनों के बाद छोटे बेटे धर्मपाल की पत्नी अपने पति से कहती है, क्यों ना हम अपने गांव की संपत्ति को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लेते हैं। शहर में रहने से हमारे बेटे अंकुर की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मपाल ने कहा, इसके लिए मुझे बड़े भैया से पूछना होगा। इस पर पत्नी ने चिढ़ते हुए कहा, कैसी बातें करते हो? भला बड़े भैया क्यों चाहेंगे कि हमारा बेटा बड़े स्कूल में जाकर पढ़े लिखे? भैया तो यही चाहेंगे कि अंकुर भी अमित के साथ गांव में ही पढ़ लिखे। हमारे बेटे अंकुर को भी गांव का स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके बच्चे भी शहर में जाकर पढ़ रहे हैं और हम लोग इतने बड़े जमींदार होकर भी अपने बच्चों को शहर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। माँ और बेटे की जिद को देखकर धर्मपाल कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं सुबह को भैया से बात करता हूँ, फिर देखते हैं भैया क्या कहते हैं। अगर भैया ने कहा तभी चलेंगे। इतना कहकर वह अपने बिस्तर में सो गए। सुबह उठते ही धर्मपाल की पत्नी तो फिर से शुरू हो गई और अलार्म घड़ी की तरह बजनी शुरू हो गई। तभी धर्मपाल अपने बड़े भाई के पास आया और आकर बैठ गया। बहुत ही सोचने समझने के बाद धर्मपाल ने अपनी पत्नी और बेटे की बातों को अपने बड़े भैया को बता दिया। वेदपाल को अपने छोटे भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुए और अपने भाई को कहने लगे, अरे धर्मपाल, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंकुर शहर में जाकर पढ़ना चाहता है तो हम उसे शहर में जरूर पढ़ाएंगे। तो धर्मपाल कहने लगा, लेकिन भैया इतनी जल्दी मेरी जमीन जायदाद कैसे बिक पाएगी? तो वेदपाल कहने लगा, अरे पगले, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचने की क्या जरूरत है? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम दोनों भाई ही काफ़ी हैं। संपत्ति बेचने की जरूरत ही क्या है? हम दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ा लेंगे। यह सब सुनते ही धर्मपाल की पत्नी बोल उठी, भाई साहब, हम तो यह सोच रहे हैं कि शहर में ही जाकर घर भी ले लें। अगर हम शहर में ही रहेंगे तो फिर गांव की संपत्ति का करना ही क्या है? छोटे भाई की पत्नी की बातों को सुनकर वेदपाल जी समझ गए थे कि अब तो कहने का कोई भी फायदा नहीं है। अब तो इन्हें समझाया ही नहीं जा सकता। अगर इन्होंने शहर जाने का मन बना ही लिया है तो इन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है। वेदपाल ने धर्मपाल से कहा कि गांव में जाकर आज तुम जमीन के भाव को पूछ कर आना। देखना तो गांव में जमीन का क्या रेट चल रहा है।
लेकिन किसी को भी यह मत बताना कि यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो। धर्मपाल जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा धर्मपाल जी को उनके भाई वेदपाल ने कहा था। धर्मपाल ने गांव में जाकर सभी लोगों से जमीन के भाव पूछे और भाव पूछकर अपने घर वापस आ गया और घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि जमीन के गांव में यह रेट चल रहे हैं। उसकी पत्नी ने तुरंत कागज और पेन लेकर हिसाब जोड़ना शुरू कर दिया और जितना हिसाब उनकी संपत्ति का था उस सभी का पूरा हिसाब लगा लिया और अपने पति धर्मपाल से कहने लगी, हमारी सारी संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए की है। अगर हमें 80 लाख रुपए मिल गए तो इससे हम शहर में एक अच्छा सा घर भी खरीद लेंगे और हमारे बेटे की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और अंकुर का बढ़िया से स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे। थोड़ी देर के बाद जब उनका बड़ा भाई घर आया तो उन्होंने धर्मपाल और उसकी पत्नी को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुमने जमीन के भाव का पता किया है। इससे पहले कि धर्मपाल कुछ बोल पाता, धर्मपाल की पत्नी बीच में ही बोल पड़ी और कहने लगी, भैया हमारे हिस्से की सारी संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए की है। वेदपाल जी कहने लगे, तुम लोग जरा बैठो, मैं अभी आता हूँ। वेदपाल जी अपने कमरे में गए और बैग को लेकर बाहर आए और अपने छोटे भाई धर्मपाल को रुपयों से भरा बैग पकड़ाते हुए कहने लगे, देखो धर्मपाल, गिनती कर लो, पूरे 80 लाख रुपए हैं। धर्मपाल यह देखकर चौंक गया और कहने लगा, भैया अभी तो जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, तो इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए। वेदपाल जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी के कुछ गहने थे, उन्हें बेचकर जो पैसे मिले हैं वह भी इस बैग में ही हैं और मैंने कुछ लोगों से कर्ज भी लिया है, क्योंकि भाई तुझे शहर भी तो जल्दी जाना है, क्योंकि अगर लेट किया तो अंकुर का एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे पैसे का इंतजाम कर लिया है। और रही बात रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। रजिस्ट्री में पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो स्टाम्प या किसी सादे कागज पर जो भी लिखना है लिखकर अपनी भाभी को दे देना। धर्मपाल जी कहने लगे, भैया यह तो गलत बात है, आप रजिस्ट्री जरूर करवा लो, इन्हीं पैसों से रजिस्ट्री भी हो जाएगी और आपको अलग से खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वेदपाल ने कहा, अरे मैंने कहा ना, रजिस्ट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने कहा है बस उतना ही कर दो। अपनी तसल्ली के लिए एक सादे कागज पर अपने साइन करके दे दो, वही काफ़ी है। अगले ही दिन धर्मपाल ने एक सादे कागज पर सब कुछ उसमें लिखकर अपनी पत्नी और अपने बेटे सभी के साइन करवा के अपनी भाभी को देकर शहर चले गए। धर्मपाल ने शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया और अपने बेटे अंकुर का नाम भी एक बड़े से स्कूल में लिखवा दिया और खुद भी एक बड़ी सी कंपनी में काम करने लगा। कंपनी में एक बहुत ही अच्छे पद पर थे। उनकी जिंदगी खूब ऐशो आराम से गुजर रही थी। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। एक दिन उनके बड़े भाई वेदपाल जी शहर में किसी काम से आए थे तो सोचने लगे कि क्यों ना अपने भाई धर्मपाल और उसके बच्चों से मिलकर चलूं। कई साल बीत गए हैं, उनका कोई हालचाल भी नहीं मिला है, तो उनके बारे में उनकी राजी खुशी ही पूछ कर चलूं। और अंकुर को देखने का भी बहुत मन कर रहा है और इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसी बहाने से थोड़ा समय धर्मपाल के घर पर भी बीत जाएगा और फिर शाम के समय घर वापस चला जाऊंगा। यही सब सोचकर वेदपाल जी अपने छोटे भाई धर्मपाल के घर की तरफ चल दिए। वेदपाल जी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो वेदपाल जी ने सोचा पानी तो मैं अपने भाई के घर पर ही जाकर पीऊँगा और वह भी अपने बेटे अंकुर के हाथों से। इसलिए वेदपाल जी ने रास्ते में कहीं भी पानी नहीं पिया। जैसे ही वह अपने भाई की गली में घूमे तो धर्मपाल की पत्नी ने उन्हें छत से ही देख लिया था। वेदपाल जी को देखते ही अपने मन में सोचने लगी कि शायद भैया को कोई काम होगा तभी तो यहाँ आए हैं। और उसके बाद सोचने लगी, आखिर भैया यहाँ आए ही क्यों हैं, क्या कारण हो सकता है। शायद कुछ मदद मांगने आए होंगे, क्या पता उनकी फसल सूख गई हो इसलिए परेशान होंगे और हमारे पास पैसे मांगने आए होंगे। वह जल्दी जल्दी से छत से नीचे उतरी और नीचे आकर अपने बेटे अंकुर से कहने लगी, अरे हमको तुम्हारे बड़े पापा आ रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे, चलो चुपचाप सो जाते हैं। हम लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे तो थोड़ी देर में दरवाज़ा पीट कर चले जाएंगे। वेदपाल जी धर्मपाल के घर के सामने आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। काफ़ी देर दरवाजे को खटखटाते रहे लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी।
और अंकुर अंकुर पुकारते हुए उनका गला भी सूखा जा रहा था। लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। वेदपाल जी सोचने लगे कि शायद उनके बच्चे सो रहे होंगे। इस समय उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। मैं ही शायद गलत समय पर आ गया हूँ। इस समय उन्हें सोते उठाना ठीक नहीं है। बस यह सब सोचकर वह वापस गांव जाने के लिए मुड़ जाते हैं। तभी उनकी नज़र पास में ही लगे एक नल पर पड़ती है, जिससे वेदपाल जी पानी पीते हैं और वापस अपने गांव चले आते हैं। रात के समय जब धर्मपाल जी ऑफिस से घर आए तो उनका बेटा अंकुर मजे लेकर अपने पापा से कहने लगा, पापा जी, आज तो गांव से बड़े पापा जी आए थे, जरूर कुछ मांगने आए होंगे, लेकिन मैंने और मम्मी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला और वह काफी देर तक दरवाजे को खटखटाते रहे और उसके बाद वापस अपने गांव चले गए। इतना सुनकर धर्मपाल अपनी पत्नी और बेटे के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बड़े भैया बाहर से पुकारते रहे और तुमने दरवाजा भी नहीं खोला। इतना सुनकर धर्मपाल की पत्नी भी अपने पति पर भड़क गई और कहने लगी कि अरे हमने थोड़ा ही उनका गांव में रहने के लिए कहा था, वह भी तो शहर में आ सकते थे। अपनी खुशी से गांव में है तो कष्ट भी अपने आप ही सहेंगे, हमें कष्ट देने क्यों शहर में आ जाते हैं? और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम सभी की मदद करते रहें। धर्मपाल अपनी पत्नी की बातें सुनकर खून का घूंट पीकर चुपचाप रह गया और अपने कमरे में चला गया। अब उसने उन्हें कुछ भी और कहना ठीक नहीं समझा और उधर माँ बेटे भी अपने कमरे में सो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो अंकुर की शादी भी हो गई थी और उसे एक बेटा भी हो गया था। तभी सभी उसे प्यार से हेमंत कहते थे। धर्मपाल भी एक स्वास्थ्य की वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। अंकुर भी एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था और अच्छा खासा वेतन भी पा रहा था। उसके घर में सब कुछ बदल चुका था। केवल एक घर ही था जो अभी तक पुराना था और वह भी अब पुराने फैशन का हो गया था। अंकुर की पत्नी बार बार नए घर को लेने की जिद करती थी। अंकुर ने परेशान होकर एक नया घर लेने की सोच ही ली। यह सोचकर वह अपनी मम्मी पापा जी के पास गया। अंकुर अपने मम्मी पापा से कहने लगा कि पापा जी, यह घर अब छोटा पड़ गया है, अब हमें बड़ा घर ले लेना चाहिए। इस मकान को बेचने के बाद हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम इस घर को बेच देते हैं और बाकी के पैसे मैं अपनी नौकरी से लोन लेकर चुका दूंगा। धर्मपाल जी कहने लगे, ठीक है बेटा, रहना तो तुम्हें ही है, जैसा तुम ठीक समझो। हम लोगों का समय तो बीत ही चुका है, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। अपने पापा जी की सहमति मिलते ही अंकुर ने एक नया घर खरीद लिया। नए घर को देखने के लिए जब अंकुर और उसकी पत्नी घर पहुंचे तो उनके पोते ने अपने दादा दादी को एक एक कमरा दिखाना शुरू किया और सभी कमरों में क्या रहेगा वह भी बताते जा रहे थे। जब सारे घर को दिखा दिया तो दादी ने अपने पोते से पूछा, अरे हेमंत बेटा, अपने सारा घर तो दिखा दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि तुम्हारे दादा और दादी का कमरा कौन सा है। यह सुनते ही हेमंत तुरंत बोल पड़ा और कहने लगा कि दादी जी, आप लोगों के लिए तो मम्मी पापा जी ने एक बहुत ही बड़ा घर देखा है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और जहां सभी के दादा दादी रहते हैं और मेरे एक दोस्त के दादा दादी भी रहते हैं। हम लोग कल ही वहां पर गए थे आप लोगों के लिए एक नया मकान देखने। हेमंत के इतना कहते ही हेमंत की मम्मी का सिर शर्म से झुक गया। अब वह अपने साथ सास ससुर से नजर नहीं मिला पा रही थी। वह गुस्सा निकालने के लिए अपने बेटे हेमंत को पीटने लगी और पीटते पीटते दूसरे कमरे में लेकर चली गई। धर्मपाल और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन अपने आप को कोसने लगे। उनकी मन की स्थिति खराब हो चुकी थी। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। किसी तरह तो 2-3 दिन बीत गए। रात में दोनों की इच्छा जोर जोर से रोने की कर रही थी, लेकिन पत्नी शर्म के कारण अपने पति के सामने रो भी नहीं पा रही थी और पति गुस्से के कारण रो नहीं पा रहा था। धर्मपाल ने अपने आप को समझाते हुए अपनी पत्नी से कहा, क्या अब तुम्हें अपने किए की याद आ रही है? लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है। कल सुबह उठते ही घर से चलने की तैयारी शुरू कर देना, हम अपने आप निकल जाएंगे तो अच्छा होगा। अगर बेटा बहू छोड़ने जाएंगे तो ज्यादा अपमानजनक हो जाएगा। इतना कहकर धर्मपाल जी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए। रात भर दोनों सोने का नाटक करते रहे, लेकिन नींद किसको आनी थी? उनकी तो कोसों तक दूर नींद चली गई थी।
सुबह होते ही दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गए। धर्मपाल ने बेटे के साथ चाय पीते हुए कहा कि अरे बेटा अंकुर, हम सोच रहे थे कि थोड़े दिनों के लिए हम अपने एक दोस्त के घर चले जाते हैं। हमारा दोस्त कह रहा था कि वहाँ पर और भी लोग रहते हैं और वहाँ सभी की बहुत अच्छे से सेवा होती है और उन लोगों को वहाँ कोई भी परेशानी नहीं होती है। बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। बेटा तू भी ले चल कुछ दिनों के लिए, हमें वहाँ छोड़ दे। अपने पिताजी की यह बात सुनकर अंकुर बहुत खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा कि चलो मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बिना कुछ कहे ही उनके सभी काम पूरे हो गए हों। अंकुर ने अपनी पत्नी से कहा कि मम्मी पापा के लिए खाना बना दो, मैं ऑफिस जाते समय उनको उनके दोस्त के यहाँ छोड़ दूंगा जहाँ वह कुछ दिनों तक रहेंगे। अंकुर की पत्नी ने यह सुनकर उनके लिए बहुत सारी चीजें बना दी। सभी लोगों ने मिलकर एक साथ भोजन किया और आज काफी दिनों के बाद घर में इतनी खुशी का माहौल था। चौराहे पर जाकर अंकुर एक टैक्सी को बुक करके ले आया और अपने मम्मी पापा को उसमें बैठा दिया और कहने लगा कि मेरी अचानक से एक मीटिंग आ गई है, इसलिए मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता। मैंने ऑटो वाले को सब कुछ समझा दिया है, वह आपको आपके दोस्त के घर पहुंचा देगा, जहां आप लोग आराम से रहना। धर्मपाल जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे। इतना कहकर धर्मपाल जी अपनी पत्नी को लेकर ऑटो में बैठ गए और वृद्धाश्रम चले गए। बहू ने तुरंत बैग उठाकर ऑटो के अंदर रख दिए और मम्मी पापा के पैरों को छूकर कहा कि हम लोग आपसे मिलने जल्दी ही आएंगे। धर्मपाल और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपने बेटे हेमंत को प्यार कर रहे थे और उनके चेहरे से स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी इच्छा जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु वह जाने को मजबूर थे। जाने से पहले उन्होंने अपने पोते को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और प्यार दिया। उसके बाद टैक्सी वाले को चलने के लिए कहा। घर से कुछ दूर निकलने पर दोनों पति पत्नी फिर से एक बार फिर अपने गमों की दुनिया में खो गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद जब टैक्सी रुकती है तो दोनों अपने गमों की दुनिया से बाहर आते हैं और धर्मपाल कहता है कि भाई आ गया क्या वृद्धाश्रम? ड्राइवर ने कहा हाँ जी आ गया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ऑटो से उतरकर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। ड्राइवर भी बैग लेकर दोनों को उनके कमरे तक छोड़ने चला जाता है और उसके बाद वह उनसे विदा लेकर बड़बड़ाता हुआ क्या जमाना आ गया है और वह चला जाता है। धर्मपाल और उसकी पत्नी जब अपने कमरे में पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्होंने जब अपना नाम बताया तो वृद्धाश्रम वाले कहने लगे आपका नाम तो पहले से ही लिखा हुआ है, आप लोग अंदर चले जाइए, वहां हम आपको और भी जानकारी दे देते हैं। यह सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन चाहकर भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। थोड़ी देर के बाद उस आश्रम के इंचार्ज भी वहां आते हैं और उन्होंने उनके आश्रम के अनुसार स्वागत किया और वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं से उन्हें अवगत कराया। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे की ओर चल दिए। इस तरह धर्मपाल और उनकी पत्नी को वृद्धाश्रम में रहते हुए काफी समय हो गया था। अंकुर और उसकी पत्नी ने आज तक भी उनकी खबर लेना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता की कभी भी कोई खबर नहीं ली। एक दिन वृद्धाश्रम के सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सभी लोग आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। धर्मपाल ने सब लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा था। धर्मपाल जी एक आदमी से पूछ बैठे कि आज सभी लोग इतने खुश क्यों हैं? तो उसने बताया कि कल एक बड़े अधिकारी के पिताजी का जन्मदिन है। वह अधिकारी पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में आकर अपने पिताजी के हाथों 5 स्टार होटल के खाने को सभी लोगों को खिलाते हैं और सभी लोगों के लिए उपहार स्वरूप कुछ न कुछ लेकर आते हैं। वही अधिकारी और उनके बेटे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए सभी इतने खुश हैं कि पूरे साल में एक बार हम लोगों को 5 स्टार होटल का खाना खाने को मिलता है और बच्चे बड़े प्यार और अपनेपन के साथ खिलाते हैं। इतना सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे अंकुर के बारे में सोचकर दुखी होते हैं। अगले दिन सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। सुबह 10 बजे ही वह बड़ा अधिकारी और उसके पिता एक बड़ी सी गाड़ी में ढेर सारे भोजन के पैकेट और गिफ्ट लेकर आ गए और वह सबसे पहले सामने वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी से नमस्ते करते हैं।
बड़े ही प्यार से खाना और गिफ्ट सभी को देने लगते हैं। सामने वाले कमरे के सभी लोगों को खाना बांटने के बाद वह दूसरे कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात धर्मपाल जी से होती है। धर्मपाल जी अपने सर को झुकाकर बैठे हुए थे। अधिकारी के पिता ने जैसे ही उसे खाना और गिफ्ट देने लगे तो धर्मपाल आवाज़ सुनकर चौंक उठता है और उनकी नज़र तुरंत अधिकारी के पिता के चेहरे पर पड़ती है। दोनों भी एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। धर्मपाल का चेहरा शर्म के कारण नीला पड़ चुका था और उसकी इच्छा इस समय जमीन में गड़ जाने की हो रही थी। अधिकारी के पिता की आंखों से आंसुओं का झरना बह पड़ता है। वह बड़ा अधिकारी भी अपने पिता के साथ रोता जा रहा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद उसका सगा चाचा था। बड़े भाई ने रोते हुए धर्मपाल को अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे धर्मपाल, तू यहाँ पर है, तूने हमें बताया क्यों नहीं? तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपने बड़े भाई को एक बार याद ही कर लूं। अरे तेरा गांव में सब कुछ आज भी वैसा ही पड़ा है जैसा तू छोड़कर आया था। पूरा घर और सारी जमीन जायदाद तेरे ही नाम पर है, सभी आज भी तेरा है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक होकर भी तू इस वृद्धाश्रम में रह रहा है, और वह भी इस हालत में। अपने बड़े भाई की बात को सुनकर धर्मपाल अपने भाई से लिपट कर रोने लगा। दोनों भाइयों को इस तरह चिपक कर रोते देखकर पूरा आश्रम आंसुओं के सैलाब में डूब गया। थोड़ी देर के बाद दोनों भाई कुछ सामान्य से हुए तो आपस में बातें करने लगे। उसके बाद बाकी सभी लोगों को खाने के पैकेट और गिफ्ट देकर वेदपाल और धर्मपाल जी एवं उसकी पत्नी के हाथ से सभी को भी गिफ्ट पकड़ाते हैं। धर्मपाल की पत्नी तो उनसे नजर ही नहीं मिला पा रही थी और कुछ दूर जाकर अकेले बैठकर रोने लगती है। वासु जो एक अधिकारी था, उनके पास भी खाने का पैकेट लेकर जाता है और कहता है कि आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कितने दिन हो गए हैं मैंने आपके हाथों से खाना ही नहीं खाया है। आज आप एक बार फिर से मुझे अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। इतना सुनते ही उसकी आंटी ने वासु को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज अपनी सारी गलतियों को इन्हीं आंसुओं से धो देना चाहती है। उसके बाद वासु अपनी आंटी के हाथ से खाना खाता है और अपनी आंटी को भी खाना खिलाता है। दोनों खाना खाते खाते रोते जा रहे थे। उधर दोनों भाइयों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वे दोनों भाई भी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और दोनों रो रहे थे। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया में एक भाई ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार भोजन करने के बाद वेदपाल जी ने अपने बेटे से कहा कि अपने अंकल आंटी का सामान लेकर आ जाओ और वृद्ध आश्रम की कागजी कार्रवाई को भी पूरा कर दो। वासु ने वृद्ध आश्रम की कार्रवाई पूरी की और अपने अंकल आंटी के बैग को गाड़ी में रख लिया। धर्मपाल और उसकी पत्नी शर्म की वजह से अब गांव नहीं जाना चाहते थे, लेकिन धर्मपाल के लिए तो उसके बड़े भाई का आदेश आज भी एक ब्रह्म वाक्य ही था। वह चाहकर भी अपने बड़े भाई को मना नहीं कर सकते थे और चाहकर भी अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ गए और सभी लोग गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर देखा कि वहां उनका कमरा एवं उनका सारा सामान जैसे का तैसा पड़ा हुआ है जैसा वह छोड़कर गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बड़े ही प्यार से उनकी देखभाल की हो। घर पहुंचते ही वेदपाल जी की पत्नी एवं वासु की पत्नी एवं बच्चों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह लोग उनसे कभी दूर गए ही नहीं थे, वरना हम ही लोग उनसे दूर चले गए थे। उन लोगों को इस प्रकार का व्यवहार देखकर धर्मपाल और उसकी पत्नी हैरान हो गए थे और मन ही मन बहुत शर्मिंदा भी हो रहे थे। सभी लोगों का प्यार पाकर उनका जीवन एक बार फिर से खुशियों से भर गया था। इस तरह लगभग 6 वर्ष बीत गए। एक दिन वेदपाल जी अपने बेटे वासु के साथ अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे। अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही वह लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गोद में एक लड़का है, वह एक औरत के साथ डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाते हुए उसके पैर छू रहा था। डॉक्टर ने उसे मना करते हुए डॉक्टर अपने चैम्बर में चला गया। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसी व्यक्ति को पकड़कर दरवाजे के बाहर की तरफ ले जा रहे थे। वेदपाल जी से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को। जैसे ही उस व्यक्ति ने वेदपाल जी की तरफ देखा तो एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। वेदपाल जी कहते हैं, अरे अंकुर बेटा, तुम यहाँ। अंकुर वेदपाल जी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि बड़े पापा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है।
और आज इसका ऑपरेशन होना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। वेदपाल जी ने अंकुर को शांत करते हुए कहा कि चुप हो जाओ, अभी हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन का प्रबंध करवाते हैं। यह कहकर सभी लोग डॉक्टर के चैम्बर में चले गए। डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करते ही डॉक्टर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और कहता है कि आइए सर जी। इस पर वासु कहता है, पहले आप मेरे भतीजे के ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, सर यह आपका भतीजा है। इस पर वासु कहता है, परिचय तो हम बाद में भी दे देंगे, पहले आप ऑपरेशन की व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पूरी तैयारी करने को कहता है और खुद डॉक्टर को तुरंत अस्पताल में आने के लिए फ़ोन करने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी डॉक्टर भी आ जाते हैं। लगभग 2 घंटे तक हेमंत का ऑपरेशन चलता है। 2 घंटे के बाद सभी को ऑपरेशन सफल होने की खुशखबरी सुनाते हैं। अंकुर और उसकी पत्नी एक बार फिर से अपने बड़े पापा और बड़े भाई के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। वेदपाल जी कहने लगे, अरे बेटा अंकुर, तुम तो एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर थे, तो तुम्हारी यह स्थिति कैसे हो गई? अंकुर कहने लगा, कंपनी को बहुत घाटा हो गया था, जिसके कारण कंपनी बंद हो गई और घर का लोन न चुकाने के कारण हमारा घर भी बिक गया और हम लोग सड़क पर आ गए। लेकिन यह सब तो हमारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे। उन लोगों के घर से जाते ही हम लोगों के ऊपर कोई तो सारी विपत्तियां एक साथ आकर पड़ गई थी और आज इस स्थिति में आ गए। हम लोगों को माफ कर दीजिए बड़े पापा जी, हम लोग अपने सुख सुविधा के कारण अंधे हो गए थे। आज मम्मी पापा पता नहीं वृद्धाश्रम में किस हालत में होंगे, हम लोग कभी उनका हाल चाल जानने भी नहीं गए। उन्हीं कर्मों का फल शायद आज हमें मिल रहा है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वेदपाल जी ने कहा, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारे कुछ पाप तो अवश्य ही कम हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हेमंत को भी होश आ जाता है। अब सभी लोग बहुत खुश थे। वेदपाल जी ने थोड़ी से पैसे अंकुर की जेब में डालते हुए कहा, अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं, वासु तुम्हारा हाल चाल लेते लेते यहाँ आएगा और जिस दिन हेमंत यहाँ से डिस्चार्ज होगा मैं उसी दिन फिर से यहाँ आऊँगा। इतना कहकर वेदपाल जी अपने गांव चले गए। 1 हफ्ते के बाद जब हेमंत डिस्चार्ज हुआ तो वह अंकुर और उसकी पत्नी को गांव चलने के लिए कहते हैं। तो अंकुर कहता है, लेकिन बड़े पापा जी, गांव में तो हमारी संपत्ति ही नहीं है, माँ की भी, वहाँ किस मुँह से हम गांव में जाएंगे? वेदपाल जी कहते हैं, अरे बेटा अंकुर, तू अभी भी हम लोगों को पराया ही समझता है। मैंने तो तुझे हमेशा से अपने बेटे वासु से ऊपर ही समझा है, क्या तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? इतनी बात सुनकर अंकुर अपने बड़े पापा से लिपट कर रोने लगता है और कहता है कि पापा जी, हम लोग बहुत गलत हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस धरती पर भगवान का रूप ही लेकर आए हो, जो हम लोगों के द्वारा इतना गलत व्यवहार करने पर भी आप हमें अपना मानते हो। वेदपाल जी कहते हैं कि चुप हो जाओ और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव में पहुंचकर अंकुर देखता है कि उसकी मम्मी पापा पहले से ही मौजूद हैं। अंकुर अपने मम्मी पापा को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अपने मम्मी पापा से नज़र तक नहीं मिला पाता। अंकुर अपने मम्मी पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, लेकिन धर्मपाल जी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि मुझे नहीं पता यह लोग कौन हैं। उसके बाद वासु हेमंत को गोद में उठा लेता है और गोद में लेकर जैसे ही घर में प्रवेश करता है, धर्मपाल और उसकी पत्नी अपने पोते की यह हालत देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इसे क्या हो गया है। इस पर हेमंत कहता है, दादी माँ, मैं बीमार हो गया था लेकिन अब ठीक हूँ। ऐसा कहकर हेमंत अपने दादा दादी के गले लग जाता है। उसी वक्त वेदपाल भी उन सभी के पास आ जाता है और वह धर्मपाल से कहता है कि अंकुर को माफ कर दो, वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है। भगवान ने तुम्हारे घर से जाने के बाद उसे बहुत दंड दे दिया है। धर्मपाल कहता है कि भैया, अगर आपने अंकुर को माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ उसको माफ करने वाला।
इतना सुनते ही अंकुर और उसकी पत्नी वेदपाल और धर्मपाल जी के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको इस तरह से रोता देखकर पूरा घर आंसुओं के सैलाब में डूब जाता है। आज वेदपाल जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। आज उन्हें पूरी संतुष्टि मिल चुकी थी। आज उसने अपने पिता के सपने को पूरा कर दिया था और पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया था। अब सभी लोग मिलकर एक साथ रह रहे थे और हंसी खुशी के साथ एक अच्छा जीवन बिता रहे थे। सभी को एक अच्छा परिवार मिल गया था। जिस प्रकार सभी खुश थे और सुखपूर्वक एक दूसरे के साथ रह रहे थे और सुख दुख में एक दूसरे के साथ भी थे। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी।